इंफॉर्मेशन इसरो ने रिलीज की है, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना है ना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम अगर नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, उस समय तक इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ तो एक बार पढ़ लेता है, ठीक है। और एटलीस्ट ये है कि कुछ न्यूज़पेपर का वर्क बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं, वेरी गुड। और बाकी हाँ, बार बार हाँ, आज के न्यूज़पेपर में क्यों था पेगासस? शिवम के लिए क्वेश्चन। आज के न्यूज़पेपर में क्यों था? हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं, वो न्यूज क्या है कि जैसे आईफोन के कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स आए हैं, और उस सिक्योरिटी अलर्ट में ये बताया गया है कि जैसे सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज की गई है, ठीक है। कंपनी का दावा है कि हमारी सिक्योरिटी के एप्लीकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, ठीक है। और कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे मोबाइल फोन पर आईफोन ने अलर्ट भेजा है और ये बताया है, ठीक है। अभी पेगासस क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे क्या है कि जब ये सब न्यूज आती है तो न्यूज़पेपर वाले कुछ अपने से भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी तक ये बताया गया है कि ऐसे अलर्ट्स कुछ लोगों को आए हैं, पॉइंट नंबर 1। अब वो लोग ने ये बताया है, ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं इंडिया में वो अपोजिशन में है, ठीक है। तो सबसे पहले अब किसी भी इंफॉर्मेशन की पुष्टि तो भारत सरकार करेगी। तो मिनिस्टर कंसर्न ने यह बताया है कि पॉइंट नंबर 1, ऐसा कोई भी अलर्ट हमारे नोटिस में नहीं आया है, ठीक है। इसे हम लोग आईसीटी टॉपिक में देखेंगे, लेकिन जिन्होंने कर लिया है उन्हें अगर याद होगा, भारत में एक संस्था है CERTIN, ठीक है। पब्लिक से लेके प्राइवेट नेटवर्क तक उस संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, अगर ये जरूरत पड़े कि किसी के मोबाइल फोन को लेके हम उसमें ये सर्च करें कि कोई आप सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, कोई काम ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक मोबाइल फोन का क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब से आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। CERTIN ऐसा कर सकती है, ठीक है। भारत के प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस संस्था की है। तो मिनिस्टर कंसर्न ने यह बताया है कि अब तक ऐसी सूचना केवल आप कुछ ही लोग कह रहे हैं, और वो सब विपक्ष के लोग हैं, ठीक है। जब तक CERTIN इसकी पुष्टि नहीं करता हम ये नहीं मानेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट ने आईफोन एप्पल कंपनी से इसके लिए जवाब मांगा है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं अगर ये गलत हुआ तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी। अब तक कंपनी ने अपनी रिप्लाई में ये कहा है कि हमने कोई अलर्ट नहीं भेजा है, लेकिन कुछ अलर्ट्स आए हैं और वो अलर्ट हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई फॉल्ट हो। मतलब कंपनी ने ये मानने से इनकार कर दिया। ये इंफॉर्मेशन आज तक की है, ठीक है, आज सुबह तक जो न्यूज आया है। अब गवर्नमेंट इसके लिए CERTIN को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप ऐसे फोन्स, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास अलर्ट आया, जब उनका फोन मांगा जाता है तो वो अपना फोन देते नहीं। जैसे पेगासस के लिए जो अपोजिशन के लीडर्स ने क्लेम किया, तो गवर्नमेंट ने उनका फोन मांगा तो उन्होंने फोन नहीं दिया, इसीलिए उसकी पुष्टि नहीं हुई। ठीक है। अब इसके बाद जो भी आप बता रहे हैं वो सब दैनिक जागरण का न्यूज है, ठीक है, किसने बताया क्या बताया। तो देखिए, आप जब भी न्यूज पढ़ते हैं तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आप उस इशू को समझें, ठीक है, एग्जैक्ट इशू क्या है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई भी दावा, ऐसा कोई भी एलिगेशन कहीं से भी आए, गवर्नमेंट सिस्टम उस पे क्या कहता है, जो ऑफिस बियरर्स हैं, मिनिस्टर कंसर्न है, वो क्या कहते हैं, उसे ही मान्य माना जाता है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो सिस्टम से क्वेश्चन बनाया जाता है, ना कि किसी ने कोई दावा कर दिया और क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश पेपर की जो राइटिंग होती है
जो एडिटर्स हैं वो इन बातों का ध्यान रखते हैं। और हिंदी पेपर में क्या है, जैसे कि उन्हें पता है कि हमारे अधिक से अधिक पढ़ने वाले रीडर्स कौन है, ठीक है। हाँ, तो उन्हें उन्हें उस तरह से समझाना है, ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें उस तरह से समझाना है ताकि उन्हें भी ये बात समझ में आ जाए। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन से गवर्नमेंट एक अलर्ट जारी किया है, मिस्ड कॉल स्कैम और सिम स्वैप स्कैम, ठीक है। आज के पेपर में क्या है ये? हाँ, क्या है? सिम स्वैप स्कैम क्या है? और ये आपके लिए भी अलर्ट, आपको भी इससे अलर्ट रहना चाहिए। सिम स्वैप स्कैम, बताइए। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है, ठीक है। हाँ। और देखिए, ये तो आप यूपीएससी के लिए जरूरी है ही, ये ऐसे भी जरूरी है, डे टू डे नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, नहीं, आपके अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। ओके, देखिए, इसे समझिए। जैसे देखिए, अब तक आप सुनते होंगे कि ओटीपी स्कैम चलता था, कि जैसे आपसे किसी ने फोन पे कहा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें ओटीपी बताइए। तो जो फ्रॉडस्टर्स और हैकर्स थे वो इन सब से अलर्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब फोन पे कोई ओटीपी नहीं बता रहा। सब फ्रीक्वेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग में हर कुछ दिन पे सब पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, तो ये सब उन्हें पता चल गया है। अब उन्होंने नया क्या काम शुरू किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी को फोन किया, ठीक है, 2-3 बार फोन आया, तो एक बार आप कॉल बैक करेंगे, ठीक है। लगातार 5-6 बार किसी नंबर से फोन आया तो एक बार तो आप कॉल बैक करेंगे। जब तक आपने कॉल बैक करा, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो आप हेलो हेलो करने लगेंगे। तब तक आपके फोन, चूंकि आपका फोन नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपने फोन लगाया इसका मतलब क्या, आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपके पूरे फोन की वो क्लोनिंग कर लेंगे और आपके पूरे फोन की डेटा उस कंप्यूटर में चली जाएगी, ठीक है। अब उस पूरे डेटा से उन्होंने, अगर आपका एड्रेस और ये सब जान लिया, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, ये तो पहला काम। दूसरा काम, फोन की क्लोनिंग से यूपीआई के पासवर्ड भी पता चल जाएंगे, ठीक है। ये पहला, ये मिस्ड कॉल अलर्ट में पहला है। दूसरा हो रहा है सिम कार्ड स्वैप। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपसे किसी ने फोन करा और पूछा ओटीपी, तो आप तो नहीं बताएंगे, सब अलर्ट है। लेकिन अगर किसी ने पूछा घर का एड्रेस, कि आपका एक कुरियर है और आप घर का एड्रेस बताइए, आप समझ सकते हैं घर का एड्रेस बताने में ज्यादा कोई नहीं सोचता है, तुरंत बता देते हैं हाँ यहाँ ऐसे वैसे ही है, ठीक है। आपके एड्रेस को उन्होंने लिया और आपका नाम ये सब पूछा, और वो चले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिम एयरटेल का है तो वो एयरटेल ऑफिस में चले गए और उन्होंने आपकी सारी डिटेल दी और ये कहा कि ये हमारा सिम कार्ड गुम हो गया है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि देखिए 5 से 6 मिस कॉल का कोई जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्हें नया सिम कार्ड इशू हो जाएगा और आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आपका सिम कार्ड ब्लॉक हुआ तो आपको लगेगा कि लगता है कोई केवाईसी या कुछ हमें सबमिट करना होगा। आप जब तक एयरटेल ऑफिस जाएंगे कुछ समय लगेगा, 1 दिन लगेगा। तब तक वो, उन्होंने चूंकि आपका सिम कार्ड ले लिया है, आपके सारे फोन्स, आपके सारी ओटीपी अब कहाँ जा रही है, उस नए वाले सिम कार्ड पे, और ऐसा करके वो बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक एडवोकेट को ऐसा ही मैसेज आया और उन्होंने एड्रेस बताया, और उसके बाद आप समझ सकते हैं, उसके बाद एक ही मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। 3-4 मैसेज में तो खाली हो जाता है अकाउंट, ठीक है। इसलिए अलर्ट ये जारी हुआ है कि जैसे आपके पास अगर कोई नंबर से कॉल आता है, ठीक है, तो कॉल बैक अभी कम से कम कुछ दिन तो नहीं करिए, ठीक है। हाँ। नहीं, जिसका आना है उसका तो नंबर सेव ही है, ठीक है। और फोन पे किसी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं बताइए, ठीक है। अब तो ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि आपसे अगर कोई नाम भी पूछ रहा है तो नहीं बताइए। हाँ, नहीं, नंबर तो डार्क वेब, नंबर तो अभी एक इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले आई है
कि इंडिया के मैक्सिमम आधार डेटा की डेटाबेस ही लीक हो चुकी है। ठीक है, हाँ, कुछ ही दिन पहले आया है। अब आप समझ सकते हैं ये तो डार्क वेब है। कुछ इलीगल कंपनियां इसका काम ही करती हैं कि वो आपके डेटा को इलीगली लेती हैं और सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले मोबाइल कंपनी के पास है, वहां किसी स्टाफ ने इधर उधर कर दिया। ठीक है, आपने कहीं अपना नंबर लिखा, मान लीजिए कहीं आप जाते हैं शॉपिंग करने, वहां आपने नंबर दिया, कहीं आपने कैब वाले को नंबर दिया, तो ऐसे करके नंबर इधर उधर तो शेयर होता ही है। अब डार्क वेब यही करता है, इस तरह के नंबर को लेता है और www पर इस तरह के नंबर का सेल करता है, डार्क वेब। ठीक है, जिसके जिसके द्वारा आपके पास पेस्की कॉल्स आते हैं। पेस्की कॉल्स कहते हैं अचानक से कोई कॉल आएगा इंश्योरेंस के लिए, इस तरह का कॉल। ये चालान तो अलग है, वो तो रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो वो तो आएगा। इतना आसान नहीं है, आप इस बात को समझिए। यही, और ये आईसीटी टॉपिक में ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए आपके ईमेल का डेटा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप का डेटा, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स का डेटा, क्या आपको पता है कहाँ है? क्या आपको पता है वो कहाँ स्टोर है? ठीक है, ये तो पक्का हिंदी पेपर का न्यूज है। देखिए, ये आपको नहीं पता, तो आप जिस कंपनी में आपने अकाउंट बनाया है उसको पता होना चाहिए, उसको और नहीं पता है। ठीक है, अब किसे पता है? किसी को नहीं पता है। इसे समझिए, यही डार्क वेब है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने जो डेटा की प्रोसेसिंग की, ठीक है, वो डेटा कहीं स्टोर करने के लिए क्लाउड में, फॉर एग्जांपल फेसबुक व्हाट्सएप ने कोई स्पेस ले रखा है। ठीक है, चूंकि ये जितनी भी सर्विसेज है इसके लिए आप पे नहीं करते, ये फ्री सर्विसेज है, इसलिए कंपनी आपके डेटा की सिक्योरिटी आपको नहीं देती। क्योंकि अगर कंपनी आपको डेटा की सिक्योरिटी देगी तो कंपनी को डेटा सेंटर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी ये काम करती नहीं, तो उन्होंने क्लाउड का अगर स्पेस फिल हो गया, ठीक है, वो स्पेस को थर्ड पार्टी ने डेटा को कहीं डाइवर्ट कर दिया। अब जहां उन्होंने डाइवर्ट किया है, आप समझ सकते हैं सर्विस फ्री है। जब सर्विस फ्री है तो वो डेटा की सिक्योरिटी में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? और ऐसे ही डेटा, लाखों लाख डेटा की लीकेज हो रही है। ऐसे ही डेटा की लीकेज के बाद एक जब न्यूज आया कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक डेटा लीक केस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का गठन किया। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने यूरोपीय संघ और विकसित देशों की तरह डेटा कानून के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया। लेकिन बिल जब टेबल हुआ, पीडीपी बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो अपोजिशन ने, आप समझ सकते हैं, पेगासस का हल्ला शुरू किया। ठीक है, अपोजिशन ने ये कहा कि यहां तो ये काम गवर्नमेंट ही कर रही है। अब आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बिल को वापस ले लिया। कुछ ही दिन पहले उस बिल का नया ड्राफ्ट का नाम रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। चूंकि एक बार बिल पार्लियामेंट में अनेक विवाद के बाद गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था, इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम बिल को सिटीजन्स के सामने रखें और सिटीजन्स इस बिल के फीचर्स को पढ़ें। क्योंकि आप समझ सकते हैं हर कोई इन्वॉल्व है इस बिल में, हर कोई का इंटरेस्ट है, हर कोई के डेटा www पर है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजन से इसके लिए सुझाव मांगे। लेकिन आप समझ सकते हैं सिटीजन की जागरूकता। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेलिटी पूरी की और कुछ महीने तक वो बिल सुझाव के लिए था। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में हम भारत में डेटा कानून लेके आएंगे, और हमारे डेटा कानून का आधार वही होगा जो यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ के डेटा कानून को विश्व का सबसे स्ट्रिंजेंट, कड़ा डेटा कानून मानते हैं, जिसका आधार है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है जहां का डेटा वही प्रोसेस और स्टोर।
अगर भारतीय का डेटा है तो वो भारत की सीमा से बाहर नहीं जाए। लेकिन अब यहाँ समस्या है, हम कानून तो बना लेंगे लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा सेंटर। और अभी स्थिति ये है कि विश्व का लगभग 80% डेटा सेंटर अमेरिका में है, ठीक है। भारत में 3 से 4 डेटा सेंटर है, और सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले यूपी के सीएम ने नोएडा में किया है, योटा D1। अब आप समझ सकते हैं, ऐसा करने के लिए हमें डेटा सेंटर लगाना होगा। अब डेटा सेंटर में समस्या क्या है? डेटा सेंटर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है नहीं, तो कोई कंपनी ये काम करना चाह नहीं रही है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्राइवेट कंपनीज को टैक्स बेनिफिट और कुछ पॉलिसी बेनिफिट्स दें, और वो प्राइवेट कंपनी डेटा सेंटर लगाए, ठीक है। ऐसा सब करने के लिए जो सर्विसेज है उसमें चार्ज लाना होगा, ठीक है। इसीलिए टेलीकॉम रेट्स को बढ़ाने पर भी काम हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ? तो इन बातों को समझना है इस तरह के इंफॉर्मेशन से, और जागरूक बनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था कल? कौन याद दिलाएगा हमें? किससे पूछा जाए? किससे पूछा जाए शिवम? बताओ आप। बताओ, नहीं तो फिर शिवम से ही पूछा जाएगा। कल का रिवीजन कौन कराएगा? आप बताओ। हाँ हाँ। किससे? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ही बताओ आज। कल नहीं आई थी तो फिर आज आज की। अच्छा, फिर तो हाँ, ये बात भी सही है, फिर आप कल के पहले वाला बता दो। कैसे चलेगा फिर? तो फिर कौन बताएगा? हाँ, आप बताओ। हाँ हाँ। बताना है। ठीक है, बताओ आप। और याद करना है। और और आगे कौन बताएगा? आप बताओ। बताना है, जो याद है वही बताना है। हाँ। अच्छा, फिर आप बताओ। हाँ। रिवीजन इसका मतलब आप नहीं करते हो? गुड। हाँ। ठीक है, लेकिन आप समराइज नहीं कर पा रहे हो। आप करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा, हाँ।
नहीं, हाँ वेरी गुड। देखो देखो हम बता रहे हैं, इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी 1950 के दशक में हमने क्या बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और विश्व के जितने भी देश हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने देश की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब सीमा का मतलब लैंड, एयर और वाटर। ठीक है, तो तीनों के लिए हमें टेक्नोलॉजी लानी होगी। अब टेक्नोलॉजी का मतलब, विवाद का क्या मतलब है कि या तो लड़ाई से आप इसे सॉल्व करिए या अपना बचाव करिए, लेकिन लड़ाई डायरेक्ट नहीं करनी है। लड़ाई करने के लिए तीसरा स्टेप, पहले बाइलेटरल, फिर यूएन, और तब अगर नहीं मैटर सॉल्व हुआ तो दोनों मिलकर लड़ाई करें, लेकिन लड़ाई का आधार होगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी को करे कैसे, सुरक्षित तरीके से। हाथ से बम नहीं फेंकना है। सुरक्षित कैसे करें, 1950 के पहले हाथ से ही बम फेंक देते थे। ठीक है, तो अब ये कैसे करें, तो एक तकनीक विकसित की गई और साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमने जो लॉन्च व्हीकल बनाया है उसमें अगर हम उपग्रह के स्थान पर किसी भी प्रकार के हथियार या बम को रख दें, या तो परंपरागत या नाभिकीय, तो बहुत सेफली हमें जहां गिराना है केवल वही हम गिराएंगे और केवल वही विस्फोट करेंगे। अगर हमें केवल एक बिल्डिंग में गिराना है तो केवल वही गिराएंगे, आसपास कहीं भी कोई क्षति नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बम गिराने में क्या है, वो कहीं भी गिर गया। ठीक है, तो इसके लिए तकनीक लाई गई जिसे कहते हैं बैलिस्टिक। अब हथियार को गिराना, बम को गिराना के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बैलिस्टिक। ठीक है, अब बैलिस्टिक पथ के आधार पर मिसाइल को छोड़ने की पहली तकनीक आई जिसका नाम रखा गया बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब यहां दोनों बात आ गई, लड़ाई करना है तो बैलिस्टिक, अगर बचाव करना है तो उसे निष्क्रिय कर दे तो एंटी बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक तकनीक पर प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ा। बाद में जाके हमें यह पता चला कि बैलिस्टिक मिसाइल एडवांस तो जरूर है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें काफी समय लगता है, और अधिक से अधिक समय लगने के कारण इसे रडार की पकड़ में लाना आसान है। तो पहला तो प्रॉब्लम आया इसका पाथ, और पाथ के ही कारण इसकी स्पीड, गति कम है। इस दोनों को दूर करने के लिए ध्वनि की गति से मुख्यतः दीर्घवृत्ताकार पथ पर बनाने वाली मिसाइल, जो अब तक सबसे एडवांस है, उसका विकास किया गया जिसे हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को करने के लिए हमें प्रक्षेपण यान चाहिए, उसी प्रकार का एक यान है मिसाइल जो हमें प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए चाहिए। ठीक है, इस क्लियर। अब हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत में इस तरह का कोई सिस्टमैटिक प्रोग्राम नहीं था, तो भारत सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर कलाम को दी। क्यों दी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहला यान 1979 में एसएलवी बनाया था, जिसके कारण हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो डॉक्टर कलाम ने उसी कॉन्सेप्ट पर सॉलिड इंजन के आधार पर मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया। मिसाइल कार्यक्रम का आधार उन्होंने रखा बैलिस्टिक। लेकिन अब यहां एक बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एकमात्र ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बाकी टेक्नोलॉजी से एक पॉइंट पे बिल्कुल अलग है। इस टेक्नोलॉजी से किसी भी सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं आता। आप समझ सकते हैं, जैसे सरकार ने प्रक्षेपण यान में 200-300 करोड़ का एक प्रक्षेपण यान बनाया, एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उस सैटेलाइट से डीटीएच की सुविधा शुरू की, तो सिटीजन्स रिचार्ज कराएंगे तो सरकार को रेवेन्यू आएगी। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट एक तरह का डिफेंस बजट बर्डन है। क्यों, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, बचाव के लिए, और जो हम बना के बम को रख रहे हैं उसका प्रयोग आना नहीं है। ठीक है,
इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ एक्सपोर्ट लाने का निर्णय लिया है कि हम ये शुरुआत करें, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड नहीं था। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने सुझाव दिया कि भारत का कार्यक्रम तो आईजीएमडीपी रहेगा जो बैलिस्टिक आधार पर है, लेकिन आपको पता है टेक्नोलॉजी 5 से 10 वर्षों में पूरी तरह बदल जाता है। तो टेक्नोलॉजी चूंकि बदल जाता है, इसलिए समय समय पर हम इस कार्यक्रम को अपग्रेड करते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई आईजीएमडीपी की। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने बताया, चूंकि डिफेंस बहुत ही सीरियस मैटर है, आप समझ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा है, तो उन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में जो भी नई तकनीक आएगी, भारत सरकार डीआरडीओ के द्वारा उसका विकास करेगी, वो विकास चलेगा। लेकिन चूंकि ये सुरक्षा की बात है, इसलिए बिना देर किए हम इस तरह की तकनीक किसी भी देश से अगर खरीदने की जरूरत पड़ी तो या तो खरीदेंगे या हम विकास करेंगे। ठीक है, इसीलिए जब तीनों आयाम में देखेंगे तो ये देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया और जैसे जैसे तकनीक एडवांस होती चली गई, किस प्रकार हमने तकनीक को उन्नत करके आज वर्तमान में भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस। ठीक है, तो ये तीनों को हम अलग देखेंगे। तो अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम डिस्कशन करेंगे प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के तीनों आयाम, ठीक है, तो भारत का कार्यक्रम क्या है, आईजीएमडीपी प्लस जो भी डिस्कशन होगा। जैसे आपको पता है मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, एक है बैलिस्टिक और एक है क्रूज, लेकिन डॉक्टर कलाम का कार्यक्रम आईजीएमडीपी पूरी तरह बैलिस्टिक आधारित है, क्योंकि क्रूज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो जब क्रूज आया तो हमने उसके लिए क्या किया, ये सब हम लोग अलग अलग तीनों आयाम में देखें। ठीक है, इस तरह से माइंड मैप आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट का हमेशा रखिए। और नोट्स याद करने की बात है तो ये काम एग्जाम के 2 महीने पहले का है। ठीक है, नोट्स अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल जरूरत है कि जो कुछ हम यहाँ बता रहे हैं आप उसका रिवीजन अपने माइंड में करते रहिए, ताकि ये बातें आपको हमेशा पता रहे। ठीक है, इस क्लियर। और इसके साथ साथ जो भी हम प्रीलिम्स के लिए टिक कराते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उन चीजों को आप हमेशा 1 वीक 10 दिन में देखते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या प्रीलिम्स का एरिया है, उसे आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। नोट्स में रखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके माइंड में क्या है दैट विल हेल्प यू। ठीक है, आगे समझ, आगे बढ़े फिर। तो आपने कुछ लिखा भी था क्या, क्या लिखा था, वो लिख लिया था। आईजीएमडीपी, आईजीएमडीपी हमने डिस्कशन किया था, थोड़ा ही डिस्कशन ये हुआ था। 3 कैटेगरी, 4 मिसाइल, ठीक है, और रेंज, ये हो चुका था, फिर आपको लिखना है ये। ठीक है, तो लिखिए आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी फुल फॉर्म लिखा है आपने, फुल फॉर्म लिख लिया है? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहला पॉइंट। 1983 में 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, के द्वारा आईजीएमडीपी कार्यक्रम मिसाइल
तकनीक के विकास के लिए आरंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर कलाम के निर्देशन में आईजीएमडीपी के अंतर्गत मिसाइल्स के डिजाइन, कॉमा, विकास एवं ऑपरेशनलाइजेशन ऑपरेशनलाइजेशन का कार्य आरंभ हुआ। पैराग्राफ चेंज, आईजीएमडीपी बैलिस्टिक मिसाइल आधारित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत थ्री कैटेगरी लिखिए, सतह से सतह, कॉमा, सतह से हवा, कॉमा, ATGM, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास का कार्यक्रम के विकास का कार्यक्रम फोर रेंजेस में लिखिए, फोर रेंजेस के अंतर्गत लिखिए, पहला SRBM, ऐसे लिखिए, R का मतलब रेंज, BM बैलिस्टिक मिसाइल, S शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये लिखिए, लेस देन 1000 किलोमीटर। दूसरा इंटरमीडिएट, आई, इंटरमीडिएट, बाकी सेम है। तीसरा LRBM, लॉन्ग, ठीक है। दोनों का कॉमन लिखिए, 2000 किलोमीटर टू 4000 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट ICBM, हाँ, ICBM लिखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ लिखिए 5000 किलोमीटर और ब्रैकेट में करंट पॉइंट लिखिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा IGMDP के रेंज को 8000 किलोमीटर तक करने का
8,000 किलोमीटर तक करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IGMDP। ठीक है, जैसे भारत सरकार ने घोषणा किया है कि हमने अब पूरे कार्यक्रम को 5,000 से कहां पहुंचा दिया है, 8,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 3 कैटेगरी, जो आपने लिखा है 3 कैटेगरी एवं 4 रेंजेस के अंतर्गत 5 मिसाइल अग्नि, कॉमा पृथ्वी, श्रृंखला, श्रृंखला ब्रैकेट में लिखिए सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल, कॉमा आकाश, कॉमा त्रिशूल, ब्रैकेट में लिखिए सतह से हवा, त्रिशूल, सतह से हवा, कॉमा नाग, नाग ATGM, ATGM। ठीक है, अब आप हेडिंग दीजिए अग्नि श्रृंखला। ठीक है, इसे टिक करिए, अग्नि और आकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी अग्नि श्रृंखला, अग्नि 1, श्रृंखला में 5 है, आप पहला लिख रहे हैं अग्नि 1। ईयर लिखिए 1989। दूसरा पॉइंट, एक चरण सॉलिड इंजन, रेंज 700 से 900 किलोमीटर, और वॉरहेड क्षमता, वॉरहेड WARHEAD, वॉरहेड, जहां कहीं भी आप वॉरहेड लिख रहे हैं इसका मतलब परंपरागत और नाभिकीय दोनों है। ठीक है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखिए वॉरहेड। ये ध्यान रखेंगे, अभी कभी भी प्रीलिम्स में पूछा गया कि वॉरहेड के अंतर्गत नाभिकीय हथियार आते हैं, सही है। ठीक है, अब मॉडर्न वॉरहेड का मतलब कॉन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों है। ठीक है, क्षमता 1,000 kg। ठीक है, नेक्स्ट अग्नि 2, ईयर 1999, 2 चरण सॉलिड इंजन, रेंज 2,000 किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखिए वॉरहेड क्षमता 1,000 kg। दोनों के बाद एक करंट पॉइंट लिखिए, उसे टिक करिए। 1 और 2 के बाद लिखिए हाल ही में अग्नि श्रृंखला के अंतर्गत एक उन्नत संस्करण का मिसाइल, लिखिए अग्नि P का फुल फॉर्म लिखिए प्राइम, का सफल परीक्षण
लगभग 2000 किलोमीटर के रेंज में किया गया है। इस सफल परीक्षण का उद्देश्य अग्नि 1 का उद्देश्य अग्नि पी का प्रयोग अग्नि 1, अग्नि 2 के स्थान पर करना है। अग्नि 3 वर्ष 2006 के ब्रैकेट में लिखिए फेल। 2009 वेरी गुड सक्सेस। ठीक है। 2 स्टेज सॉलिड इंजन, 2 चरण सॉलिड इंजन, रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर। ठीक है। वॉरहेड कैपेसिटी 1500 केजी। अग्नि 4 2011 फेल। 2015 सक्सेसफुल। 2 चरण सॉलिड इंजन, रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता 1500 केजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अग्नि 4 को ये लिखिए अग्नि 2+, अग्नि 2+ और अग्नि 2 प्राइम भी कहा जाता है, क्योंकि यह अग्नि 2 का उन्नत संस्करण है। अब लिखिए अग्नि 5 और इसे टिक करिए। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अग्नि पी और अग्नि 5। वर्ष 2012। ठीक है। 3 चरण सॉलिड इंजन, 3 चरण सॉलिड इंजन। नेक्स्ट पॉइंट, रेंज में लिखिए भारत की एकमात्र आईसीबीएम। ठीक है। कॉमा, वर्तमान में 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट, वॉरहेड क्षमता 1500 केजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अग्नि 5 में अनेक उन्नत एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जैसे
ये लिखिए MIRV। ठीक है, इसका मतलब है इसमें मल्टीपल बम रखे जा सकते हैं। हर एक बम अपने में क्या है, इंडिपेंडेंट है। रडार पर वो अपने टारगेट को टारगेट करेगा, और आपको पता है कोई भी मिसाइल री एंट्री व्हीकल है। तीसरा चरण बैलिस्टिक का क्या है, री एंट्री फेज। ठीक है, इस री एंट्री में, री एंट्री तो सब है, इस री एंट्री में नया क्या है, यहाँ मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट के लिए बम लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कॉमा ये। ठीक है, गायरोस्कोप को थोड़ा टिक कर लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। जैसे गायरोस्कोप का मतलब है कि जैसे कोई भी उपकरण जब अपनी कक्षा में हवा में होता है, जैसे मान लीजिए उपग्रह है, मिसाइल है, ये सब क्या है, हवा में है। ठीक है, इसका पथ कहाँ है, हवा में है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि इसका पथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उपग्रह है तो हमने डिसाइड किया है 800 किलोमीटर ये एंगल, तो ये उसका पथ है। ठीक है, उसके पथ पर उसे हमेशा ओरिएंटेशन इसी उपकरण द्वारा देते हैं। ठीक है, गायरोस्कोप किसी भी उपकरण के आगे लगा होता है और यही उसे उसकी पथ में रखता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, रिंग लेजर गायरोस्कोप के ब्रैकेट में, इस उपकरण द्वारा उपग्रह कॉमा मिसाइल को उसकी गंतव्य कक्षा में, गंतव्य कक्षा में स्थापित रखने का कार्य गायरोस्कोप द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए, पृथ्वी श्रृंखला। पृथ्वी वन 1994, सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन, रेंज 150 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता 5